रिकॉर्डिंग। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करो। कहीं है ऑप्शन? कैसे पता चलेगा? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो भारतेंदु जी, क्या प्रोग्राम शुरू किया जाए? आवाज़ आ रही है मेरी? नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सह शिक्षा साहचर्य के इस मंच से जो आज श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, महिला उपन्यासकारों का स्त्री विमर्श, जिसमें कुछ विचार मैं आप लोगों के सामने अपने साझा करूंगी। इससे पहले की जो हमारी श्रृंखला थी उसमें डॉक्टर वत्सला गुप्ता ने शिक्षा और स्त्री विमर्श यानी जेंडर को लेकर सह शिक्षा साहचर्य पे अपना अच्छा और लंबा व्याख्यान दिया था। ये उसी की दूसरी कड़ी है जिसमें आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम महिला उपन्यासकारों का स्त्री विमर्श, इस पे कुछ अपने बात रखने की कोशिश करूंगी मैं। भारतेंदु जी, सह शिक्षा साहचर्य के अन्य साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, एक मंच दिया जिस पे हम अपनी बात रख सकते हैं, जिस पे विभिन्न मुद्दों पे जिन पे आमतौर पे जल्दी बात नहीं होती है, उसमें खुला हुआ मंच है। जो लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, उसमें इसमें सीधा आमंत्रण है कि अगर आप किसी विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और इसी मंच के द्वारा मुझे भी आज ये मौका मिला है कि मैं स्त्री विमर्श में महिला उपन्यासकारों का स्त्री विमर्श आपके सामने रख सकूं। तुम हमारा जिक्र इतिहास में नहीं पाओगे, क्योंकि हमने अपने को इतिहास के विरुद्ध दे दिया है। छूटी हुई जगह दिखे जहाँ जहाँ, या दबी हुई चीख का एहसास हो, समझना कि हम वही मौजूद हैं। अपनी बात को मैं विजय देव नारायण शाही के शब्दों के द्वारा उस गैप को, उस स्पेस को भरने की कोशिश करूंगी। वस्तुतः स्त्री विमर्श सदियों से हाशिए पर धकेली गई स्त्री के अस्मिता बोध का आख्यान है, जो परिवार तथा समाज में निरंतर उपेक्षित रहने को अभिशप्त थी। वे पितृसत्ता द्वारा थोपी गई व्यवस्था को नकार कर अपने मानवीय गुणों और संबंधों की पुनर्व्याख्या का प्रतिरोध कर नए पाठ निर्मित कर रही है। इसी के साथ वो साहित्य जो पितृसत्ता की हिमाकत करता है, आज कटघरे में है, और यहीं से उसने सहानुभूति और स्वानुभूति के बीच को, अंतर को भी पाटने की पूरी कोशिश की है, बिना किसी को नकारे, बिना किसी पर दोष लगाए हुए। क्योंकि जो एक लंबी परंपरा चली आ रही है, उसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी व्यवस्था विशेष को हम सीधे सीधे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। जिन्होंने उसकी अभिव्यक्ति को उससे पहले वाणी दी, उसकी दुरावस्था को सामने लेकर आए, उन लोगों को हम इस विमर्श के द्वारा कहीं न कहीं अपने
श्रद्धांजलि भी देते हैं, कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद भी करते हैं, और जहाँ प्रतिक्रिया देने की बात है वहाँ हम अपनी बात भी करते हैं, वहाँ प्रतिक्रिया भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को हम यूं ही आंख मूंद कर सहजता से स्वीकार कर ले। जो टीस है मन में, जो दर्द है, जो तकलीफ है, इतने समय तक अपने वजूद के नकारे जाने का, इतने समय तक कि हम सिर्फ देह नहीं हैं, धड़ के नीचे का ही हमारा हिस्सा, हमारी पहचान नहीं है, हमारा एक उर्वर मस्तिष्क भी है जिसके द्वारा हम सोचती हैं, समझती हैं, और दुनिया कैसे कर रही है, दुनिया कैसे संचालित हो रही है, उसमें हम अपना योगदान किस प्रकार दे सकें, ये पीड़ा, ये तड़प लगातार रही है। तो उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते। किसी के लेखन को हम प्रश्नांकित नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ तक के सफ़र में पीछे छूट कैसे गए। हमें केंद्र से, जब मात्र व्यवस्था थी तो हम केंद्र में थे, और वहाँ से हमें धकेलते हुए एकदम हाशिए के भी हाशिए पर ले जाकर छोड़ दिया गया, और जहाँ से आज तक के वर्तमान समय तक की यात्रा करते हुए हमें सदियों का सफ़र तय करना पड़ा। तो वो टीस तो कहीं जाएगी नहीं, वो तलखी तो रहेगी। चाहे हम कितना भी अपने उंगली पकड़ के, जिन लोगों ने चलना सिखाया, जिन लोगों ने हमारी लड़ाइयाँ लड़ी, उनको हम उसका धन्यवाद देंगे, लेकिन जिनके द्वारा हम इतना उपेक्षित हुए, घर से बाहर तक हमारी अस्मिता को एक वस्तु के रूप में देखा गया। इंसान तो छोड़िए, स्त्री तो के रूप में तो छोड़िए, हमें इंसान बनने का तो उतना मौका ही नहीं दिया गया। हम तो एक वस्तु थे, हाड़ मांस के तो कोई उसकी गिनती ही नहीं थी। कोई हमारे अंदर कुछ है, कुछ पहचान हम बना सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, उसको नकार कर सिर्फ वस्तु, और वही वस्तु आज बाजार में, विज्ञापन में, साहित्य में, सब जगह हमें उसी रूप में दिखाया गया। तो वो टीस है हमारे अंदर, लेकिन इस दुरावस्था से बाहर निकालने के लिए भी जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, उस चीज़ पर भी हम आगे इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है सहानुभूति और स्वानुभूति की, कि आखिर ये है क्या। स्त्री विमर्श में इन दो मुद्दों पे, इन दो चीज़ों पे चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सहानुभूति, जो हमसे पहले के लोगों ने हमारे ऊपर लिखा, हमको कहा, हमको सामने लेकर आए, हमारी चिंता की, उन लोगों ने जो लिखा उसको स्वीकार किया, लेकिन भोगे हुए का सत्य, एक चीज़ को अनुभव करके लिखना और एक मेरी अनुभूति में है, मैं भोग रही हूँ, मैं उसको जान रही हूँ, उसको लिखना, दोनों में एक बारीक अंतर तो है। और यही अंतर स्त्री विमर्श को अन्य विमर्शों से अलग करता है। इसलिए यहाँ पर सहानुभूति अस्वानुभूति की बात हम करेंगे, और इस चीज़ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कोटेशन है जो स्त्री विमर्श के पक्ष को और मजबूत करता है, कि यह विचित्र बात है कि स्त्री जब साहित्य लिखती है तब स्त्रियों के बारे में लिखती है, और पुरुष जब साहित्य लिखता है तब भी स्त्रियों के संबंध में लिखता है। दोनों में अंतर यह होता है कि स्त्री के लिखने का उद्देश्य है अपने विषय में फैले भ्रम का निराकरण करना, और पुरुष का उद्देश्य है उसके विषय में भ्रम को और भी पैदा करना। वर्तमान में स्त्री लेखन अपनी जागरूकता और चेतनशीलता से इन दोनों सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है। भारत के संदर्भ में समस्त स्त्री इतिहास को 3 शब्दों में अगर हम समेटें, बहुत हम इसके विगत उसमें ना जाएं, अगर हम 3 शब्दों में कहें कि स्त्री विमर्श है क्या, उपहास, विरोध और स्वीकृति, इन 3 शब्दों में सदियों का जो स्त्री विमर्श है, जो लेखन है स्त्रियों का, इनको हम बांध सकते हैं। ये है उपहास, विरोध और स्वीकृति। अब इस मुद्दे पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा पूर्व में जाऊंगी कि स्त्री लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई। हम माने उसको 60-70 के दशक से, 50 के दशक से, 40, लेकिन नहीं। जब हिंदी साहित्य खड़ी बोली भारतीय हिंदू युग में शुरुआत जहाँ से उसकी होती है, वहाँ पे 1850 में स्वर्णा देवी निर्वाण द्वीप के द्वारा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन है, उन्होंने भी स्त्री लेखन, भले ही वो बंगाली में रहा हो, लेकिन उसके बराबर उन्होंने पदार्पण किया, और उस बात को सामने स्त्री विमर्श के रूप में हम उसको गिन सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, इन लोगों का योगदान जो रहा, क्योंकि स्त्री विमर्श की बात अगर हम करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, हम नारीवाद की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले शिक्षा की बात आती है, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात आती है। जिस अंधियारे
तलछट में वो थी, वहाँ से निकालने के लिए सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले सांध्यकालीन स्कूलों की व्यवस्था की, जहाँ महिलाएं साक्षर हो सके, ज्ञान की रोशनी उनको मिल सके, वो अपने वजूद को पहचान सके, अपनी बात को किन शब्दों में कहाँ किस मंच से उठाना है उसको जान सके। तो जब तक शिक्षा नहीं आएगी, बाकी जागृति की बातें आप करते रहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, विमर्श बनने तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पर स्त्रियों के जब शिक्षा की व्यवस्था हुई, उनको एक ज्ञान की एक रोशनी मिली, एक प्रकाश मिला, तो वहाँ से भारतीय हिंदी साहित्य में भी उजाला देखने को मिलता है। इस आधी आबादी को जो नकारने की जो पुरातन पंथी जो व्यवस्था रही है कि अगर वो बोलती है तो उसकी जबान काट लो, उसको जब ज्योतिषाचार्य मिहिर राज की जो पत्नी है वो भी उतनी ही निपुण है, उतनी ही ज्ञानवती हैं, वो भी ज्योतिष शास्त्र में उतनी ही बहुज्ञ थी, लेकिन उनको दरबार में जब नक्षत्रों के बीच में लाने की बात हुई तो दरबारी लोगों ने यही कहा, उस समय के सामंतवादी लोगों ने यही कहा कि दरबार में आप ले आइए, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उस स्त्री की पहले जबान काट लीजिए, यानी वो बोल ना पाए। शिक्षा आने का मतलब ये है कि वो बोलेगी, वो अपने अधिकार की बात करेगी, जहाँ उसको गलत होगा वो कहेगी, तो सबसे पहले उसकी जबान ही काट लीजिए। इससे पहले भी हमें मैत्रेयी, गार्गी, इन सभी लोगों का उदाहरण हमें पता है कि अगर उसका शिक्षित है तो बात को उसी रूप में मौखिक स्वीकृति नहीं देगी, मौन बात को स्वीकृति करके नहीं देगी, वो वहाँ अपनी आवाज़ अगर गलत है तो उठाएगी। भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, जब हिंदी साहित्य के इतिहास में स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ राजेंद्र बाला घोष, जिनकी पहले पहचान भी नहीं थी, बंग महिला के नाम से जिनको जाना गया, दुलाई वाली कहानी जब उनकी आई, और उसके बाद उषा देवी मित्रा, इन दो लोगों का नाम हमें इतिहास में कहीं कहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा परिचय इनका नहीं मिलता है, लेकिन हाँ वहाँ से हम शुरुआत मान सकते हैं। उससे पहले सीमंतनी राय, उनका भी हमारे पास मतलब अज्ञात महिला कहा जाता है कि जिन्होंने सीमंतनी के उपदेश के रूप में महिलाओं की बात को रखा, लेकिन वहाँ पे नाम हमें ज्ञात नहीं है। हम उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि इन सब विमर्शों के द्वारा दे सकते हैं। जब भारतेंदु युग की जो उनकी प्रेमिका हैं, जिसको एक विधवा के रूप में या उनकी प्रेमिका के रूप में इतिहास में या साहित्य में जिनकी चर्चा होती है, जो बाला बोधिनी की संपादिका थी, जो हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा, इन सारी मैगजीन में भारतेंदु के साथ बहुत प्रमुख रूप से जुड़ी हुई थी, तन मन धन से उन पत्रिकाओं को चलाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन वहाँ कहीं चर्चा नहीं है उनकी, वो बस भारतेंदु की प्रेमिका के रूप में ही जानी जाती है। जबकि उन्होंने कुमुदनी की शुरुआत की, बांग्ला के बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों को उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, बांग्ला से लेकर आए, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं है। जो हम आख्यान, जो गल्प, हम इन बहसों में उलझे हुए थे, उपन्यास से हमें मल्लिका ने परिचय करवाया, लेकिन उनको इतिहास ने कहीं भी जगह देने की ज़रूरत नहीं समझी। ये भी स्त्री विमर्श के दायरे में चीज़ें आती हैं और ये तलखियाँ उसी रूप में बढ़ती भी हैं। अगर हम बात करें कि इससे पहले प्रेमचंद ने स्त्रियों के बारे में बात की, उन्होंने निर्मला उपन्यास है, गबन है, जहाँ जालपा है, वहाँ पर वो स्त्रियों को लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ भी एक उसकी सीमा रेखा खींची गई है कि मालती तभी सबके उपास्य बनती है, मालती तभी स्वीकार्य होती है मेहता को जब वो तितली का रूप छोड़कर वो समाज सेविका के रूप में आती है। उसकी इच्छाएं नहीं है, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी नहीं सकती, तब तक वो तितली ही रहेगी, तब तक मेहता का जो रुझान है वो अलग रूप में है, नारी को अलग लेकर रूप वो परिभाषित करते हैं। लेकिन जब वही मालती समाज सेवा की ओर जुड़ती है, लोगों के साथ जुड़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है और अपना जीवन उनके प्रति अर्पित कर देती है, तो मेहता का रुझान कैसे उसकी तरफ आ जाता है। तब मेहता को वो एक भारतीय नारी के रूप में दिखाई देने लगती है। यानी भारतीय नारी वही है जो घर में चूल्हा चौकी करे, अपनी शिक्षा को भी वो चूल्हे में चाले के रूप में जला दे, वो माथे पर 4 हाथ का घूंघट काट के रखे, वही भारतीय नारी है। अगर उसने शिक्षा ली है, उसके विचार उन्नत हैं, तो वो उस रूप में कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा, लेकिन वो तब आपको सहज स्वीकार्य नहीं। गबन की जालपा भी जब तक गहना प्रेमी होती है तब तक उसका लगातार
उसमें तिरस्कार का एक भाव है, एक कटाक्ष का भाव है। लेकिन जब वो पति के पलायन कर जाने पर या भाग जाने पर और वहाँ से छोड़कर कलकत्ता तक की यात्रा करती है और वहाँ भी जब अपने आप को दूसरे गरीब परिवारों में खपा देने की कोशिश करती है तो वहाँ वो महिमा मंडित होने लगती है, वहाँ इसको एक अलग रूप में देखा जाता है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हम उसको नकार नहीं रहे कि आपने हमें लिखा, लेकिन किस रूप में रखा वो भी हमारे स्त्री विमर्श के दायरे में आता है, उस पर भी हम बात करते हैं। उसके बाद या तो फिर हम नारी तुम केवल श्रद्धा हो, या आँखों में पानी है, आंचल में दूध है, यही बातें करके हम उसको महिमा मंडित करते हैं। जैनेंद्र ने जरूर उसके साथ न्याय करने की कोशिश की। उनके उपन्यासों के केंद्र में महिलाएं ही रहीं, चाहे वो त्यागपत्र हो, चाहे वो सुनीता हो, कल्याणी हो, परख हो, वहाँ पर उन्होंने उसको मानवीय रूप में गिनने की कोशिश की। उसके बाहर क्या चल रहा है, उसके भीतर क्या चल रहा है, वो धड़ के नीचे का ही हिस्सा नहीं है, मस्तिष्क जो है वो वहाँ पर जैनेंद्र ने उसको दिया कि वो निर्णय करे अपने जीवन के बारे में, वो फैसला करे कि उसको किसके साथ कब कहाँ कैसे रहना है, और उस पर वो अडिग है। और उपन्यासों में आप ये भी देखिए कि वो पुरुष के सहारे नहीं, उसके कंधा लेकर वो अपना निर्णय नहीं ले रही है, किसी को सामने देख कर नहीं ले रही है। जब उसको लगा कि मुझे हाँ ये करना है, मुझे ऐसे जीना है, उसमें जो परिस्थितियाँ होगी वो मुझे स्वीकार्य होंगी, वो इतना कड़ा निर्णय लेती है। तो इस रूप में भी स्त्री विमर्श को हम देख सकते हैं कि पुरुषों ने भी उसके साथ जहाँ समझने की कोशिश की है उसको हम नकार नहीं सकते। दूसरा कि जब यहाँ पर प्रेमचंद के साथ में शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में लिखकर उनको अंकित करती हैं, तो उतना ही रूप नहीं है शिवरानी देवी का। वहाँ पर वो कहानियों के द्वारा भी अपनी बात करती है, लेकिन वो कहानियाँ हमारे सामने बहुत नहीं आती है, उसकी बहुत चर्चा नहीं होती है। उसको प्रेमचंद के या अन्य लोगों के बरक्स कभी देख कर रखने की कोशिश, तो उसकी कहीं कोई मिलता ही नहीं है जिक्र बहुत ज़्यादा। बहुत सारे इतिहासकारों ने उसको एक नाम गिनाकर बस छोड़ दिया है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। और ऐसे ही समय में सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी कहानियों के द्वारा आती हैं, लेकिन मात्र हम उनकी कुछ कविताओं को बार बार सिलेबस में पढ़कर या वैसे पढ़कर हम उसी रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान को जानते हैं। लेकिन वो गद्य लेखिका के रूप में उन्होंने जो कहानियाँ दी वो कितनी उस समय के समाज से जुड़ी हुई थी, देश की आज़ादी से जुड़ी हुई थी। गांधी और अन्य जितने लोग आह्वान कर रहे थे, वो चिंतन, वो मनन, वो जिजीविषा कहीं ना कहीं उन कहानियों में दिखाई दी। उसी के बरक्स महादेवी वर्मा, जिनको छायावाद के 4 स्तंभों में स्थान देकर सम्मानित किया गया, लेकिन वो सिर्फ कवित्री नहीं थी। उनका गद्य का जो लालित्य है, जो माधुर्य है उनके गद्य में, जो उन्होंने निबंध लिखे स्त्रियों को लेकर, समाज को लेकर, या अतीत के चलचित्र है, या पथ के साथी है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, उस गद्य की तुलना जो है आप किसी से भी कर सकते हैं। सिर्फ कवित्री के रूप में वो टक्कर नहीं दे रही थी, वो गद्य के लेखन के द्वारा, स्त्री विमर्श के मुद्दों के द्वारा, उनके द्वारा भक्तिन का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, बिबिया का चरित्र, वो कोई वायवीय या कोई काल्पनिक नहीं है। वो हमारे सामने उसी समाज से हैं जो वो देख रही थी, जिनको अपने संघर्ष करते हुए, जिनके लिए सौंदर्य, जिनके लिए ऐश्वर्य नहीं था, जिनके लिए 2 रोटी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने परिवार को वो नहीं छोड़ रही हैं। वो ऐसी बिबिया का चरित्र या ऐसी लक्ष्मी के चरित्र हमारे सामने रखती हैं जो मानवीय गुणों से बहुत परिपूर्ण है। उसके लिए कहीं दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा कि स्त्री विमर्श का उपहास, विरोध और स्वीकृति में हम समेट सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको नकारना, कहीं ना कहीं इसको इग्नोर कर देना, उसका उपहास कर देना, या उसको और अन्य बरक्स में देखना, ये भी इतिहास विमर्श में जो इतना गैप रहा है, जितनी इतनी जो जगह रही है, उसमें इन चीज़ों को ना देखना भी कहीं ना कहीं शामिल है। उसके बाद आती हैं शिवानी, जिन्होंने बहुत लिखा, बहुत कहानी संग्रह उनके अतिथि, प्रारब्ध, कृष्ण कली, जो बहुत छोटे क्लेवर में जो वैश्य समाज से निकली हुई एक लड़की की कथा को लाकर रखते कि कितने स्वाभिमान के साथ सारी व्यवस्थाओं को नकारते हुए वो अपने जीवन जीने का निर्णय खुद लेती है, लेकिन कोई चर्चा नहीं। जबकि शिवानी इतनी ज़्यादा उस समय में भी पढ़ी गई, जिस घर में थोड़ी सी भी
शिक्षा की व्यवस्था, जहाँ औरतों को कुछ पढ़ने के लिए मिलता था, वहाँ शिवानी अपने आप जगह बनाती है। किसी प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं पड़ती, किसी संघ में वो शामिल नहीं होती है, लेकिन मठाधीश उनको वहाँ भी उस रूप में, अगर वो प्रसिद्ध हैं, वो पॉपुलर हैं जिसको, तो उसको बड़े हल्के रूप में, मतलब प्रसिद्धि जो एक हिंदी का शब्द है, उसको लगता है कि वो सिर्फ पुरुषों के हिस्से में है। अगर कहीं पॉपुलरिटी किसी के साथ भी, वो या तो फुटपाथिया साहित्य हो सकता है कि बहुत पॉपुलर है, या बहुत हल्का फुल्का साहित्य होगा, लेकिन साहित्य की सबसे बड़ी पैठ तो वही है कि वो जन सामान्य तक, जहाँ तक आपकी बात पहुँच सके, वही साहित्य। वो कुछ अभिजात्य लोगों के बीच में, कुछ प्रबुद्ध लोगों के बीच में, या कुछ जो संस्थाएं बनी हुई, जो आंदोलन चलाए गए, वहीं तक वो एक टेबल के इर्द गिर्द बैठकर उसकी चर्चा की जाए, बहस मुबाहिसे होंगे। वो साहित्य उस रूप में सिर्फ किताबों और लाइब्रेरियों तक ही तभी तो सीमित रह जाता है। लेकिन शिवानी हर घर में अपनी, हर मन में अपनी पैठ बनाते हैं, लेकिन उनको उस रूप में महत्व ना देकर यहाँ विरोध और नकार कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उसकी टीस भी हमारे मन में बराबर बनी हुई। यहाँ से एक नया पड़ाव शुरू होता है, जहाँ उपहास और विरोध बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। यानी जब कृष्णा सोवती का पदार्पण होता है, जब मित्रों मरजानी के रूप में, जब उसी गाली की, उसी देह की भाषा की वो बात करती हैं, तो ऐसा लगता है कि सोए हुए लोगों पे बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया किसी ने। छटपटा के उठ पड़ते हैं। अरे औरत हो तो औरत जैसी ही बात करो ना, मर्दों की तरह गाली देकर आप मर्द नहीं बन सकती, आप औरत की अस्मिता भी खो देंगी। लेकिन ये मर्दों की गाली तो नहीं है, मर्दों के पास तो अपनी ढंग की कोई गाली भी नहीं है। मुझे तो इस चीज़ पर भी बड़ी हंसी आती है कि जब स्त्री विमर्श में कोई पात्र जो है गाली की बात करता है, या कोई औरत की लेखनी से गाली की शब्द निकलते हैं, या उसका आक्रोश उस रूप में निकलता है जिस रूप में पुरुष निकालते आए हैं, तो बड़ी हंसी आती है कि आपके पास गाली नहीं है। गाली के लिए भी आपको हमारे तक ही आना पड़ता है, गाली के लिए भी आपको हमारे शरीर के अवयव ही दिखाई देते हैं। अगर उसी चीज़ को जो हमारा ही है, अगर मित्रों मरजानी में मित्रों उस रूप में उसका प्रयोग करती है, या ए लड़की में उसका करती है, या डार से बिछड़ी में उसकी अभिव्यक्ति अलग रूप में निकल कर आती है, तो उसका विरोध कैसा? स्वीकारिए उसको। दिया तो आप ही ने है, पढ़ाया तो आप ही ने है, सिखाया तो आप ही ने है। हम बाहर कहाँ जाएं? जब हम चौखट लांग नहीं पाए इतने साल तक, तो जो हमें मिला, हमारी दुनिया इतनी छोटी ही थी, तो खिड़की से जो आकाश हमें दिखा, हमने उसी से पूरे आकाश की कल्पना की। जो मेरी मुट्ठी में जो हंसी, जो खुशी, जो चीज़ें थी, उसी मुट्ठी में मैंने पूरी दुनिया को जाना। तो उसमें एक गाली का तत्व भी है। जो हम सुनती आ रही हैं, उसका हम प्रयोग करती, तो वो वर्जित कैसे हो जाता है, वो मर्दवादी कैसे हो जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लंबी रेखा मित्रों मरजानी से लेकर दिलो दानिश, हम डार से बिछड़ी, हम हसमत, या आखिर में जो उनका उपन्यास है समय सरगम, वहाँ तक एक लंबी लाइन कृष्णा सोवती खींचती हैं। और वो ना उपहास का वहाँ पर उन पे असर होता है, ना विरोध का होता है। और जब इन चीज़ों का असर नहीं होता, तो धीरे धीरे स्त्री विमर्श को, या उस रूप में, जिस रूप में भी उन्होंने लिखा, उसको स्वीकृति देना इस पितृसत्ता व्यवस्था की, इन मठाधीशों की, इन संस्थाओं को चलाने वाले लोगों की कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है। जबकि स्त्री लेखन ने अगर आपके उपहास के, आपके विरोध का भी अपने महत्व नहीं दिया, तो उसको आपकी स्वीकृति की भी उतनी जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने आप सहज स्वीकार्य हो गया, क्योंकि वो भी एक उपेक्षित कोने को अभिव्यक्ति दे रहा है। इस रूप में भी हम स्त्री विमर्श को देख सकते हैं, इन पड़ावों से भी हम गुजर सकते हैं। और उसके बाद तो हमारे पास इतनी लंबी फहरिस्त कि इसको अगर हम सिर्फ दो दो शब्दों में भी गिनाएं तो काफ़ी टाइम लगेगा, जिसमें चंद्रकिरण रिक्शा हैं, मनु भंडारी हैं, उसके बाद सिमी हर्षिता हैं, कुसुम अंसल हैं, राजी सेठ हैं, अचला, कितनी लंबी फहरिस्त है जो लगातार कहानियों के द्वारा, उपन्यासों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कोई कोना ऐसा नहीं है घर से लेकर बाहर तक जिस पर उन्होंने अपनी लेखनी नहीं चलाई, और पूरी दबंगता से चलाई। कहीं उसमें बहुत डर या भय या झिझक नहीं है। जो लिखना है, जो सच है, जो कड़वा है, लेकिन वो आएगा। वो धरती के नीचे बीज कुछ समय तक रहता है, लेकिन जैसे ही उसको नमी, उसको आर्द्रता मिलती है, वो बाहर अंकुरित होता है। और जब अंकुरित होता है तो अपने आसपास हलचल पैदा करता है। इस रूप में भी हम स्त्री विमर्श को देख सकते हैं। और यहाँ पर मनु भंडारी जिनकी कहानियाँ जो पढ़ी और पढ़ाई भी जाती, यही सच है। या मैं हार गई, राजनीति पर
महाभोज उनका पूरे ग्रामीण परिवेश के राजनीति को उघाड़ कर रख देता है। आपका बंटी, जिसमें पहली बार एक महिला घर और परिवार के द्वंद्व में अगर परिवार से अलग या पति से अलग होने की कोशिश करती है और वहाँ पर बच्चे का दायित्व कौन ले, तो वहाँ पूरा उपन्यास जो है उस महिला के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें हमारी बहुत लोगों की सहानुभूति उस बच्चे के साथ भी होती है, लेकिन वो बच्चा सिर्फ उसका नहीं है, उस बच्चे का कोई और भी रिलेशन जुड़ता है उसके पिता से, और जो अपनी जिम्मेदारी बांटता नहीं है। हमेशा औरतों के हिस्से में वो चीज़ें आती है, और जब छोड़ देती है तो फिर वो औरत पलायनवादी है, वो स्वच्छंद है, वो देह को ही महत्व दे रही है, वो यौनिकता को ही महत्व दे रही है, उसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा यही सिखाती है। तमाम तरह के आरोप घर और परिवार और बाहर उसको झेलने पड़ते हैं। यानी वो पढ़ लिख कर अगर कुछ बन जाती है, अगर उस चीज़ को वो आगे रखना चाहती है, तो उसके लिए उसको कोई मौका घर परिवार देना नहीं चाहता, और जब वो खुद वो मौके निकालती है तो तमाम तरह की शब्द या तमाम तरह की प्रताड़ना या तमाम तरह के जुमले उछाले जाते, वो हम उसमें देख सकते हैं। और उसी के रूप में उनका एक नाटक बिना दीवारों के घर भी सेम उसी मुद्दे को उठाता है। तो इस रूप में मन्नू भंडारी आती हैं, उषा प्रियंवदा, जो मध्यम वर्गीय समाज की जो विडंबनाएं हैं कि पहले तो लड़की को पढ़ाना नहीं है, उसको शिक्षा नहीं देना है, अगर वो पढ़ लिख कर वो कमाऊ पूत बन जाती है, वो घर की जिम्मेदारी उठाने लगती है, तो उसके सपने कुचल दिए जाते हैं। उसके आगे कुछ सपने होंगे, वो अपनी घर गृहस्थी या जो भी जिस रूप में उसने अपना जीवन यापन करने का एक निर्णय लिया होगा, अगर वो इतनी स्वतंत्र चेता है कि वो परिवार का पालन पोषण कर सकती है, तो परिवार वहाँ स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, और वहाँ उसकी सारी चीज़ों को कुचल दिया जाता है। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, भय कबीर उदास, और उनका बहुत हाल फिलहाल में एक उपन्यास आया नदी, जो अप्रवासी भारतीय महिला के ऊपर रुका हुआ है। उसके बाद भी हमारे पास अच्छी लंबी लिस्ट है, उसमें मृदुला गर्ग भी हैं, मेहरू सुन्ना परवेज भी हैं, नाशिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, जिन्होंने विपुल रूप में गांव, कस्बे, शहर, कौन सा ऐसा कोना है जो उसको उन्होंने खंगाला नहीं। उसको हम स्त्री विमर्श के मुद्दे से नहीं जोड़ सकते, उसमें सब कुछ है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि पुरुष लिखता है तो महिला के बारे में ही लिखता है और भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, और महिला लिखती है तो उस भ्रम को तोड़ती है, और उस भ्रम के तोड़ने में उसका जो दायरा है वो सिर्फ घर परिवार समाज नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छाया हुआ है। इस ग्लोबलाइजेशन में जितने मुद्दे हो सकते हैं उसके लेखन के विषय हैं, तो वो स्त्री विमर्श के अपने उस दायरे को लाकर तोड़ने की कोशिश भी करती है। यहाँ से जो हम अगर अपनी बात करें कि एक जो भरी पूरी पीढ़ी जो कृष्णा सोवती से शुरू हुई और बीच के सारी लेखिकाएं, और एक तीसरी पीढ़ी भी उसके साथ जुड़ जाती है, जिसमें अलका सरावगी हैं, मधु काकरिया हैं, अनामिका हैं, कहते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, अल्पना मिश्र हैं। इतनी सारी पीढ़ी लगातार सक्रिय, पुरानी पीढ़ी भी जो लगातार लिख रही, जब इतने मतलब उस समय के उषा प्रियंवदा का अभी उपन्यास निकल कर आ रहा है, उसी रूप में अभी हम अपना अल्पना मिश्र या मनीषा कुलश्रेष्ठ का या गीता श्री का, इन सब लोगों का भी हम उसके समानांतर एक साहित्य देख रहे हैं। यानी 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पे सक्रिय हैं, जो हम उस रूप में स्त्री विमर्श के रूप में हम देख सकते हैं। इसी में साहित्य में स्त्री विमर्श के वर्तमान संदर्भों में विषयगत विविधता के जितने आयाम आज हम देख रहे हैं, उससे स्त्री विमर्श पर लगाए जाते रहे आरोप अपने आप खंडित हो जाते हैं। वो सिर्फ अपने शरीर की यौनिकता की बात नहीं करती, वो देह की स्वच्छंदता की बात नहीं करती, सिर्फ मैं ही मैं हूँ वो उसकी बात नहीं करती, जो शुरू के कुछ उपन्यासों में दिखाई दिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये साहित्य परिपक्व होता चला गया, कहीं ना कहीं उसके दायरे बढ़ते रहे। कहीं ना कहीं उसने अपनी मुक्ति को सिर्फ खुली हवा में सांस लेने से जोड़कर नहीं देखा, उसने उन सारे समस्याओं को भी देखा जो घर परिवार समाज और देश से जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ वो उस अपनी जगह बना सकती है, और वहाँ जो उसको समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं वो सारे उसके अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्त्री विमर्श के बेसिक मुद्दे हैं क्या, स्त्री विमर्श को जब हम बात करते हैं तो लोगों के जहन में कुछ बने बनाए मुद्दे आते हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, जो मैंने पहले ही बताया कि वो हमें आज़ादी के साथ साथ ही हमारे
राजनेताओं द्वारा, समाज सुधारकों द्वारा या सावित्रीबाई फुले जैसे जो लोग सामने आए, उन्होंने शिक्षा की बात की। और जब शिक्षा की बात आती है तो उसके साथ अधिकार भी स्वतः आने लगते हैं। जब हमें हमारे अंदर जागृति आती है, चेतना आती है, तो हम अपने से परे उठकर, अपने आसपास से परे हटकर भी और समाज में क्या हो रहा है हम उसके बारे में भी जानते हैं। और इसी अर्थ में अगर जब हम पाश्चात्य नारीवाद की बात करते हैं, सिमोन दे beauvoir या उनके साथ के समकालीन अन्य महिलाओं की बात करते हैं, तो उनका नारीवाद हमारे से इतर हो जाता है। उनके यहाँ शिक्षा थी, पहले से थी। वहाँ स्त्री को सिर्फ आंगन से बाहर निकलने से अपनी लड़ाई नहीं शुरू करनी पड़ती, बल्कि वहाँ शिक्षा थी, अन्य चीज़ें थी, वो आंदोलनों में और सब चीज़ों में थी। लेकिन वहाँ वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं कि मेरा देश जब मेरी है तो मेरे गर्भ का धारण करना नहीं करना है, बच्चे पालने नहीं पालने, समानता की बात होनी चाहिए। वो सारे उनके मुद्दे उस 18वीं सदी में ही उठ रहे थे, जो हमारे यहाँ अब आंदोलनों के रूप में धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये शिक्षा और अधिकार जुड़ा हुआ है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो फिर वो चेतनशील होगा, उसके अंदर जागृति आएगी और वो अपने प्रति तो जागृत होगा, समाज और परिवार के प्रति भी संवेदनशील होगा और वहाँ पर वो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी एक जिम्मेदारी महसूस करेगा। एक चीज़ और आती है कि स्त्री विमर्श ने जिसको तोड़ा, धर्म से जुड़ा हुआ देवत्व, कि पुरुष मंडली ने जो अपने ऊपर जो ईश्वर घोषित कर दिया कि क्योंकि ईश्वर का अंत तो कर दिया, इतिहास का अंत तो कर दिया, सबको तो हमने मार दिया, तो बचा कौन? ये पितृसत्ता की व्यवस्था जिसमें वही ईश्वर है, उसी ने अपने आप को भगवान की मूर्ति अंदर स्थापित कर दी, लेकिन उसके चौखट पे बैठकर वो दलाली खाने लगा, वो करने लगा। वहाँ उसने देवदासी की जो प्रथा शुरू की वो भगवान के लिए नहीं, वो अपने लिए की थी। और उसकी चर्चा जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन मधु काकरिया जब सेज पर संस्कृत लिखती हैं और वहाँ पे संघमित्रा जब अभय मुनि की हत्या करके अपनी माँ और अपनी बहन के साथ घटी हुई घटनाओं का, और जिससे वो खुद बड़ी मुश्किल से निकलकर बचती है, तो वो ईश्वर को नहीं, ईश्वर के इन दलालों को खत्म करके जवाब देती है कि देवत्व तो खत्म नहीं होगा, वो तो आपके अंदर है। अगर संवेदनशील है तो बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और धर्म मरता नहीं है, क्योंकि वो धारण करने की, वो आपके संस्कारों के रूप में, आपकी संस्कृति के रूप में, तो उसकी आप घोषणा कर लीजिए। लेकिन आपके अंदर जो जानवर बैठा हुआ है, आपके अंदर जो काम पिपाशा बैठी हुई है, उसका आप क्या करेंगे? वो जवाब भी इस दायरे के अंदर आता है कि उसको एक नई परिभाषा हमारी महिला लेखिकाएं, हमारी उपन्यास लिखने वाली हमारी महिलाएं आगे आकर उस पर भी अपनी लेखनी चलाती हैं और अपनी समझ से जो भोगा है, जो देखा है, जो समाज में बहुत भयावह तस्वीर भी प्रस्तुत करता है, उसके भीतर जाकर उसका पोस्टमार्टम करती हैं और वो जो निकल कर आता है वो हमारे सामने सेज पर संस्कृत के रूप में। यौनिकता और देह से जुड़े मानदंड, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर है, सब कुछ बिक रहा है, विज्ञापन ने और सारे आयाम खोल दिए हैं, तो वहाँ पर अब वो कुछ साहित्य के आधार पर आप उसको कह सकते हैं कि भाई जब शुरुआत हुई तो औरतों ने उसी को, देश से जुड़ी हुई परिभाषा को ही उन्होंने समझा कि यही जो है स्त्री स्वतंत्रता है, बाद में वही स्वच्छंदता में बदल गई। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। अपनी देह की महिमा, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जब बाण भट्ट की आत्मकथा में भट्टारिका और भट्टनी और न्यूनिया के रूप में कहते कि देव मंदिर में जलती हुई शिखा की तरह स्त्री है, उतनी ही पवित्र है, उतनी लावण्यमयी है, उतनी वात्सल्य परिपूर्ण है, तो उनको हम भूल नहीं सकते कि उन्होंने इसी हिंदी साहित्य के इतिहास में स्त्री को एक अलग भावभंगिमा के रूप में देखा। तो वहाँ आज वो उस यौनिकता को जानती है। अगर उसकी वो कमजोरी है तो वो उसका हथियार भी है, उस रूप में कि उसने उस यौनिकता के साथ मस्तिष्क को भी जोड़ा, उस शरीर के साथ जो उसको ईश्वर ने दिया। जो सिमोन दे beauvoir कहती कि औरत बनती नहीं, बनाई जाती है, तो वो उनका सत्य हो सकता है, लेकिन वो सबका सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो मेरे अंदर औरत होने के नाते जो संस्कार हैं, जो मातृत्व है, जो वात्सल्य है, जो संवेदना है, वो मेरा कहीं न कहीं मेरे मन का, मेरे साथ के साथ, शरीर के साथ जुड़कर वो मेरा व्यक्तित्व निर्माण करता है। उसी के कारण मैं विशेष हूँ, ये हमने पहचाना। उसको सिर्फ सिनेमा के पर्दे पे दिखा देना या कुछ साहित्यकारों के द्वारा उसको नकार देना या उसका मजाक उड़ाना, उसका मखौल करना,
उसको भी हमने नकार कर उसका एक नया परिप्रेक्ष्य रचा कि जो मेरे को देह के साथ मिला उसको मैं नकार नहीं सकती, लेकिन उसके साथ अगर एक अदद मस्तिष्क भी मुझे मिला है शरीर के साथ में, तो उससे जोड़कर मैं सृजनशील हो सकती हूँ, मैं रचनाकार हो सकती हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसको आप नकार कैसे सकते हैं, उसका आप उपहास कैसे कर सकते हैं? उसी से तो आप भी बोलने लायक बने हैं, उसी से तो आपका भी निर्माण हुआ, आपका भी सृजन हुआ है। वही उंगली पकड़कर तो आप चलें, उसी में आप इतने ज़्यादा आरोप लगाएंगे? तो इसको बात को समझना होगा। तो यौनिकता और देह से जुड़े हुए मानदंडों को जब महिलाओं ने खुद लिखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उसकी परिभाषाएं बदली। इसके बाद समाज का जितना उत्पीड़न है सब महिलाएं उसके अंदर नहीं आती। हाशिए पर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, किन्नर भी हैं। ये सारी चीज़ें भी उसके लेखन में कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श का दायरा धीरे धीरे, जब कई पीढ़ियों की रचनाकार सक्रिय हुई, शिक्षा का अधिकार उनको मिला, अपने कर्तव्यों के साथ उन्होंने उन चीज़ों को जोड़ा, तो उन्होंने घर परिवार के साथ सारी चीज़ों को लेकर देखा। अब कोई किनारा जब घर का उसके हाथ से नहीं छूटता, तो समाज में जो हाशिए के लोग थे, जिन पे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया था, अलग से नहीं लिखा गया था, या उन चरित्र केंद्रित चीज़ें नहीं लिखी गई थी, उसको उसने उकेरने की कोशिश की। उसमें लगभग सभी लोग आए। आगे के तत्वों में मैं आपको उपन्यासों के उदाहरण के द्वारा उस बात को करूंगी। अभी स्त्री विमर्श के मुद्दों के रूप में मैं उसको आपको यहाँ सामने रख रही हूँ। जो घर परिवार की जो बेड़ियाँ थी, जो घरेलू हिंसा के द्वारा उसको दबाने की जो कोशिश की जाती थी, वो परिवर्तन समाज में बहुत जल्दी नहीं होता। वो आज भी नहीं हो रहा है। स्त्रियां बदली, उनके मानदंड बदले, उनके आयाम बदले, उन्होंने शिक्षा के द्वारा आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त किया, अपने परिवार को मजबूती दी, अपने जितनी क्षमता थी जिस क्षेत्र में थी उसने लगाने की कोशिश की, एक संतुलन बनाने की कोशिश की। वो घर परिवार नौकरी सारी व्यवस्थाओं को बहुत संतुलित ढंग में संभाल सकती है, संभाल रही है, कोई विचलन नहीं है उसके अंदर। लेकिन जिस अनुपात में समाज बदलना चाहिए था, जिस अनुपात में पुरुषों की मानसिकता बदलनी चाहिए थी, वो नहीं बदली। बाहर का पुरुष कुछ और है और भीतर का पुरुष कुछ और है। बाहर जो दूसरी औरतों के लिए इतने बड़े बड़े उपदेश देता है, दूसरी औरतों की स्वतंत्रता का इतना ज़्यादा झंडा उठाता है, उनके रहबरदार बन जाता है, वही पुरुष घर में आकर एकदम से कैसे पितृसत्ता की व्यवस्था की कमान संभाल लेता है? वो घर सिर्फ उसका घर कैसे हो सकता है जिस घर में रखी हुई चीज़ों का उसको ज्ञान नहीं होता? रसोई में किस डब्बे में कहाँ और क्या चीज़ रखी है उसको पता नहीं है, और वो घर का मालिक है, और हर बात में उसके ऊपर एक जो मस्तिष्क में छाया रहता है कि ये घर मेरा है, तुम्हें यहाँ रहना है तो इसी व्यवस्था के अंदर रहना, नहीं तो तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और बाहर जाओ। वो घर उसका कैसे हो सकता है? जिस घर के लिए एक स्त्री अपना सब कुछ दांव पे लगा रही, उस घर की व्यवस्था के लिए उसने अपना, पहले की स्त्रियों के तो नाम तक खत्म हो जाते थे। वो फलाने गांव वाली ही बनकर रह जाती, वो फलाने की माँ बनकर रह जाती थी, फलाने की बेटी बनकर रह जाती, उसका नाम तक खत्म हो जाता था, और वहाँ पूरी जिंदगी रहने के बाद उसका कोई घर नहीं होता था। और वही पितृसत्ता ने आज की व्यवस्था में भी लोगों को दिया है। अगर आज भी निकलना है, घर छोड़ के जाना है, तो औरत ही जाएगी, पुरुष नहीं जाएगा। वो यहाँ इतना कमजोर भी है, उतना उसको डर भी लगता है कि जो वो सबको संरक्षण दे रहा है, वो खुद घर से बाहर उसका कोई वजूद नहीं है, इसलिए वो घर छोड़ के जाने की अपनी बात नहीं करता है। ये भी हमें स्त्री विमर्श के इस दायरे ने लिखकर सामने रखा। जो उसकी तकलीफ थी वो अन्य उपन्यासों में, कहानियों में बहुत रूपों में सामने आई। उसको मैं आगे एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूँगी। जिस हाशिए की बात करते, जो बेड़नी जाती है, अलमा कबूतरी के रूप में हमारे सामने जब मैत्री पुष्पा रखती हैं, वो चीज़ भी, वो भी घुमंतु जातियाँ भी इसी समाज का हिस्सा है। ग्रामीण व्यवस्था की बात करते हैं, महानगरीय सभ्यता की बात करते हैं, कस्बाई जीवन को हम अपने उपन्यासों कहानियों में लेकर आए। लेकिन जो इस तरह की जातियाँ हैं जो कहीं व्यवस्थित होकर नहीं रह पाती, शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, जीवन पर्यंत वो अपनी दो रोटी की व्यवस्था में उनका पूरा 40, 50, 100 लोगों का काफिला घूमता रहता है, वो भी समाज का हिस्सा है। और उसको उस रूप में सिर्फ वो स्त्री विमर्श का नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़कर मैत्री जी हमारे सामने रखते हैं, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ इतनी तक यात्रा करके आते हैं कि हमें शिक्षा मिली, परिवार मिला, इस परिवार में हमें खट्टे मीठे अनुभव मिले, तो आगे की जो पीढ़ी हमारे सामने आती है वो प्रेम, विवाह और
पारिवारिक संबंधों में जो बदलाव है उसमें अपनी दखलंदाजी भी चाहती है। जो निर्णय लिए जाते हैं जहाँ उसको दरकिनार कर दिया जाता है कि तुम चुप रहो, तुम क्यों बोल रही हो, हम हैं ना बात करने के लिए, वहाँ के मानदंड भी इस स्त्री विमर्श ने बदले। क्योंकि अब वो घर से बाहर जा रही है, उसका अपना भी एक संसार, उसका अपना भी अनुभव है। जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिस सरकारी नौकरी में, जिस विश्वविद्यालय और कॉलेज में वो पढ़ा रही है, वहाँ के भी बहुत सारे उसके अनुभव हैं और वो घर परिवार के निर्णयों में उसको शामिल करना चाहती है। वो उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहती है और उसको नकारना बाद के न समाज में संभव हो पाया और स्त्री लेखन में वो चीज़ें बहुत दमदार रूप में आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो हमसे प्रश्न करती हैं कि ये हमारा स्पेस है, इसको भी हमें दीजिए, इस जगह में हमारी भी हिस्सेदारी है और हम उसका अधिकार रखती है। ये भी स्त्री विमर्श के दायरे में आता है और ये दायरा बहुत बड़ा है। वो सिर्फ जो अपनी बात कह रही है तो उस अपनी बात में भी घर परिवार बच्चे सब शामिल होते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर इस रूप में देखते हैं, जैसे कि हर्षिता सिम्मी का जो रंगशाला है, मन्नू भंडारी का आकाश है, कट गुलाब है, ठीकरे की मंगनी है, 55 खंबे लाल दीवारें, गीतांजलि का माई, रेत में समाधि, कितनी चीज़ें हैं जहाँ से वो विवाह के बंधन में नहीं बजना चाहती तो वो लिव इन रिलेशन के स्तर को भी, उस जीवन को भी, वो सहजीवन की धारणा को भी वो स्वीकार करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता तो उसको भी चाहिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक खुला आकाश तो उसको भी चाहिए। अगर उसको लगता है विवाह के संबंधों में एक घुटन है और उसके बीच में मैं नहीं रह पा रही हूँ, तो जिसके साथ मैं रह सकती हूँ, अगर पुरुष वो निर्णय कर लेता है तो वो निर्णय करने की आज़ादी मेरी भी होनी चाहिए। ये इस बीच में आए हुए उपन्यासों के द्वारा देखे जाते हैं। जैसे मीरा कांत प्रेम विवाह पे कहती हैं कि प्रेम विवाह में कुछ अरसे बाद अक्सर क्यों स्त्री की टेक सिर्फ प्रेम शब्द पे होती है और पुरुष की सिर्फ विवाह। एक बात अक्सर दोनों में समान होती है कि हाइफन दोनों में मिस हो जाता है। यहाँ हाइफन है क्या? यहाँ हाइफन वही है, परंपरा और उसके बीच में बनती हुई नई स्त्री चेतना के बीच में वो संतुलन स्त्री तो स्थापित कर लेती है लेकिन पुरुष नहीं कर पाता। और जो लिव इन रिलेशन, जो सहजीवन की अवधारणा हमने पाश्चात्य जगत से स्वीकार की थी, तो जो पुरुष घर की जिम्मेदारियों से बचकर भाग कर लिव इन रिलेशन में किसी स्त्री के साथ संबंध जोड़ता है जहाँ उसको लगता है कि यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ प्रेम जो है बहुत जल्दी कपूर की भांति उड़ जाता है। और जैसे ही कुछ लगता है कि स्त्री उसके ऊपर अब निर्भर रह रही है या किन्हीं चीज़ों के लिए वो नौकरी छोड़कर बैठ गई है कि चलो इसके साथ मेरा भरण पोषण हो रहा है, तो वहाँ फिर से वो फिर भागने लगता है। वहाँ प्रेम बचता ही नहीं है, वो बीच का वो हाइफन ही रह जाता है। और इसी से आगे एक जो मैंने पहले भी चर्चा की आपका बंटी, कि मातृत्व के बंधन के साथ स्त्री स्वतंत्रता को जोड़कर देखा जाता है। स्त्री के लिए मातृत्व कभी बंधन नहीं रहा, वो अपने कर्तव्य के रूप में स्वीकार करती रही है। जबकि आधी हिस्सेदारी पुरुष की भी है। जो संतान संसार में आई है वो सिर्फ औरत ही नहीं लेकर आई, उसमें दोनों की सहभागिता है, दोनों की मर्जी शामिल है और उस बच्चे को दोनों का ही प्यार चाहिए। लेकिन उसके सारे कर्तव्य जो हों स्त्री की झोली में आते हैं। और कहा भी जाता है कि भारतीय परिवारों में अगर संबंध विच्छेद या तलाक की नौबत नहीं आती है 90%, तो वो इसीलिए आती है कि औरत अपने बच्चों की वजह से सारी दुश्वारियाँ, सारी कठिनाइयाँ, सारी परेशानियाँ अपनी देह पर, अपने मन पर झेल जाती है, क्योंकि वो बच्चों को छोड़कर नहीं जा पाती। जबकि अगर वो ये चाहे कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं ही क्यों इनको पालूं, वो इतने दूर तक सोच नहीं पाती कि ठीक है सामने वाला नहीं कर रहा है लेकिन मैं उसके जैसी नहीं हो सकती। यही स्त्री और पुरुष को अलग भी करता है। और ये लेखन सिर्फ भारतीय परिवारों में नहीं है, वो वहाँ से निकलकर स्त्री विमर्श के दायरे में भी आता है। जैसे यहाँ पर अनामिका ने कहा है समन्वित नारीवाद और भारतीय देविया में कि वर्जन मेरी और शकुंतला की तरह सीता ने भी एकल अभिभावक यानी सिंगल पेरेंट्स का दायित्व निभाया और इतने होनहार बच्चे राम के और इस धोबी संसार के सामने एक चुनौती के रूप में खड़े कर दिए कि लोग देखते रह गए। क्राइस्ट, भरत, जाबाल और शिवाजी से लेकर अब तक जितने महापुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश अकेली माओं के बेटे ही थे,
किसी को प्रायश्चित का मौका दिए बिना सीता जो धरती में समा गई, वह भी एक मुखर प्रतिरोध ही था, एक प्रोटेस्ट नोट ही था। इस रूप में भी महिलाओं ने, अगर एकल पेरेंट्स के रूप में अपने आप को स्थापित करने की बात आती है, तो जिस समय में हम बात कर रहे हैं वहाँ तो महिला के पास अधिकार भी हैं, शिक्षा भी है, रोजगार भी है, वो स्वावलंबी भी है, वो आत्मनिर्भर भी है। लेकिन उससे पहले की हमारे पास एक अच्छी खासी परंपरा है, जहाँ वहाँ हम जबाला के रूप में देखते हैं, जहाँ हम शकुंतला के रूप में देखते हैं, और सीता का उदाहरण आपके सामने बहुत हाल फिलहाल में आपकी आंखों से गुजरा है, जो कोरोना काल में बहुत लोगों ने रामायण भी देखा होगा। वो चीज़ें, वो स्मृतियों के रूप में जो थी, वो सामने पटल पर आने लगती है। और कामकाज के जो अन्य दबाव हैं, घर परिवार नौकरी, जहाँ हम उतना ही अपना श्रम, अपनी मेहनत देते हैं जितना पुरुष देता है, उस दबाव को झेलने के बाद, उन तमाम चीज़ों के बीच में संतुलन बनाने के बाद भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हमने अपनी चुनौतियों को स्वीकार करके अपने अस्तित्व को वहाँ दिखाया नहीं। शॉर्टकट नहीं अपनाया है, मेहनत की है। और वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी की तीनों शाखाओं में आप देख लीजिए, चाहे न्यायपालिका, सब जगह हमने अपने कर्तव्यों को दबावों के बीच में भी कहीं भुलाए नहीं। पूरी जिम्मेदारियां स्त्री उस रूप में, यानी उसमें इतनी क्षमता है, इतनी रचनात्मकता, इतनी क्रिएटिव है, इतनी क्रियाशील है, इतनी कर्मठ है कि उस पर जो उसको कमज़ोर कह के दरकिनार किया जाता था कि तुम्हारे बस का है क्या, तुम बाहर जाके कर क्या पाओगी, उसने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं, प्रूफ करके दिया है उसने इसको। सिर्फ लेखन में नहीं, वर्तमान में आपके हर घर में आपकी पत्नी वर्किंग होगी, आपकी बेटी होगी, लोगों की माँ रिटायर हुई है नौकरी से कर कर, तो उस चीज़ को हम साहित्य में तो देख ही रहे हैं, लेकिन अपने आसपास देख रहे हैं, और जो अपने आसपास देख रहे हैं वही तो अर्जित है हमारा, वही तो हमारा अनुभव है, वही तो हमारा भोगा हुआ सत्य है। उसको अनुभव करके हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भीतर हमारे चलता है, और वो कहीं वायवी नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है, वो ठोस इस धरातल से निकल कर आता है। तो उस रूप में आपको स्त्री विमर्श के व्यापक फलक को कहीं ना कहीं उसको स्वीकारना हो। ये इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर आज भी लगातार चोट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अपेक्षित परिणाम उस अनुपात में नहीं मिला जो हम अपने सहयोगी से, या पुरुष समाज से, या जो संस्थाओं पे काबिज लोग हैं जो अभी भी अपने आप को उस रूप में देखते कि हमारे पास, जब तक आप हमारी चौखट पे माथा नहीं पटकेंगे तब तक हम आपको मान्यता नहीं देंगे। अब बहुत सारी उनकी स्वीकृतियाँ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा है तो वो सत्य कहीं ना कहीं निकल कर आएगा। अगर हमने मेहनत की है तो मेहनत कहीं ना कहीं दिखाई देगी, और वो दिखाई दे रही। वो परचम अब लहरा रहा है, चाहे उसमें कितने गुलेल माल के आप छेद कर लीजिए, अब वो रुकने वाला नहीं है। अब वो अपनी जगह आकाश में बना चुका है कि स्त्री हर मोर्चे पर अपनी प्रतिरोध और संस्कृति के साथ उसको चुनौती दे रही है। समकालीन संदर्भों में अगर हम देखें तो बाजार, मीडिया, तकनीक और पूंजीवाद के उत्तर युग में हम जी रहे हैं। जीवन यापन के पुराने तरीके मान जितने भी हैं वो सारे हमने वैश्विक और बाजार के द्वारा भी हमने सिद्ध करने की कोशिश की है। मीडिया में भी अगर हम काम करते हैं तो वहाँ हमने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, वहाँ भी हम उतनी ही मेहनत करते हैं जितना हमसे अपेक्षित होता है या जितने के लिए हम तनख्वाह उठाते हैं। जो ये आरोप लगाए जाते हैं कि औरतें, जो 2008 में जो कभी कहा था, हंस के संपादन में लिखा था कि औरतों के पास उनकी देह है, वरना योग्यता के नाम पर उनके पास रखा ही क्या है। बहुत तिलमिलाने वाला था, बहुत लोगों को झकोरने वाला था, और औरतें ही नहीं, बहुत सारे पुरुषों ने भी इसको नकारा था, आगे बढ़कर इसका प्रतिवाद किया था कि जिसके अपने घर से सारा आकाश आपका बंटी महाभोज, इतनी सारी रचनाएं निकल कर आई, वो व्यक्ति सिर्फ औरत को एक देह के रूप में ही उसकी योग्यता को मान रहा है, उसको हम बहुत पहले ही नकार चुके हैं। आज तो खैर उसकी चर्चा भी कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीस है जो कहीं ना कहीं निकल कर आती है। और हम ऐसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि आपने अपने लिखे हुए के बरक्स आप बहुत पहले आप लिखना छोड़ चुके थे, तो सिर्फ बोलना और मठाधीशी करना ही आपके हिस्से में आया, तो आपने ये जुमला उछाल दिया। लेकिन आपके अपने आसपास, आपके अपने घर में इतनी रचनात्मकता थी, तो वो आपको नहीं दिखी। ये टीस कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श की जब चर्चा होती है तो जो अच्छी बातें इस पितृसत्ता के लोगों के बीच से निकलकर, जिन लोगों ने लिखा, जिन लोगों के नाम हमने प्रेमचंद के या जैनेन्द्र के या हजारी प्रसाद या अन्य जो बहुत सारे लेखक हैं जिनके, क्योंकि महिला विमर्श है तो उस पर मैंने ज़्यादा इसी पे अपनी बात को रखा है
लेकिन पुरुषों के लिखे हुए को हमने कभी नकारा नहीं। जिन्होंने उंगली पकड़कर हाशिए पे हमें धकेला, उन्हीं में से कुछ लोग थे जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें वापस लाने की कोशिश की। तो वो सहानुभूति का ही सही, वो मेरे पास, वो भी मेरी ही विरासत है, वो भी मेरी ही थाती है, उसको ही देखकर हमने बहुत सारी चीज़ों का अपने अंदर संशोधन भी किया। अगर हमारे पर कुछ आरोप लगे, कुछ महिलाओं के लेखन के कारण आरोप लगे, तो बाकी लोगों ने उस चीज़ को वहाँ नकारा भी है और उसको सिद्ध करके भी दिया है। तो इस रूप में जो प्रतिरोध थे, जो अवसरों की मांग थी, देह का सौंदर्य था, उसके प्रति जो बोध और विश्वास था, जो लैंगिक पूर्वाग्रह का विरोध था, पितृसत्ता के जो स्त्री के मार्ग में जो बाधाएं थी, जो उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक समानता के अधिकार को छीन रही थी, उसमें पुरुष हमारे साथ बराबर खड़ा रहा है। उस विमर्श में उसने हमारा बराबर साथ दिया है, उसमें उसने बराबर सहभागिता निभाई है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। और स्त्री विमर्श के मुद्दों में वो भी हमारे साथ साथ कहीं ना कहीं हैं। अब मैं थोड़ा सा समापन की ओर, कि आज के बदलते परिवेश में स्त्री लेखन कहें या स्त्री विमर्श उपरोक्त खांचे से कहीं बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो जो सीमाएं बनाई थी, वो उसका परिसीमन जो किया गया था, उसका अतिक्रमण महिला लेखन बहुत पहले कर चुका है। 90 के दशक तक, 2000 तक आते आते वो सारी चीज़ें आज से पहले ही टूट चुकी हैं। उसकी सोच और शोध के दायरे में वो सभी विषय समाहित हो गए जो उसके द्वारा तय किए मुकामों को या मंजिल को दर्शाते हैं। घर से बाहर उसने जितना क्षितिज छुआ और धरती की परिक्रमा की, उससे उसके लिखे साहित्य में विविधता के अनेक आयाम अनेक अनेक कोणों से दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा विषय है जो हमसे छूटा है? चाहे वो जीवन का, परिवार का, कर्म क्षेत्र का, रचनात्मकता का, सब में हमने अब पूरी मेहनत की है और अपने आप को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने सिद्ध किया, क्योंकि यहाँ पे अनुपात और गुण जो है, उसका जो मानदंड है, उस पर आपको कहीं ना कहीं खड़े उतर के दिखाना होता है। अब यहाँ पर नारी लेखन या स्त्री विमर्श के जो दायरे हैं, उसमें जो विषयों की विविधता है कि वर्जित व अनछुए विषय के साथ साथ सारे शोधपरक विषय भी उस पर महिलाएं लगातार लिख रही हैं, काम कर रही हैं। उसके लिए जाना पड़ता है, उनको खोज करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, वो कहीं पीछे नहीं। अब कल्पना और वायवीपन तो बहुत पहले, वो तो अय्यारी और तिरस्मी, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में महिलाओं ने वहाँ देखा जाना, वो चीज़ें तो वहीं छूट गई। लेकिन आज वो सभी क्षेत्रों में पूरा रिसर्च करके, पूरा शोध करके, एक एक विषय पर एक एक, चाहे वो निबंध है, चाहे कहानी है, चाहे उपन्यास है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं पर चोट करते हुए शेष पे संस्कृत अपने अपने कुरुक्षेत्र जो मीनाक्षी नटराजन का आया, जो पूरे महाभारत के चरित्रों को, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो कृष्ण है, शिखंडी हैं, कर्ण है या भीष्म पितामह, सब पे उनकी अपनी एक अलग दृष्टि होती है और उन पर भी वो निरपेक्ष ढंग से न्यूट्रल होकर बिना आक्षेप लगाए उन पुरुष चरित्रों को भी उतना ही महत्व देती हैं जितना महाभारत के स्त्री पात्रों पे चर्चा करती हैं। पारिवारिक टूटन और विखंडित समाज, आपका बंटी से पहली बार परिवार के टूटन को लेकर भी कौन आया? तो वो महिला लेखन के बीच में आया, जिस पे यह आरोप लगाया जाता है कि परिवार के टूटने की जो केंद्रीय धुरी है वो औरतें ही उसको छिन-भिन कर रही हैं। उसका जवाब जो है वहाँ पे आपका बंटी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने दिया। आदिवासी समाज और नक्सलवाड़ी, जिस पे जाके सबसे पहले जंगल के दावेदार जो है महाश्वेता देवी ने लिखा और बहुत रिसर्च के साथ किया, बहुत उस चीज़ को जीवंत, बिरसा मुंडा के पूरे चरित्र के माध्यम से उस आदिवासी समाज की समस्याओं को, जो अंग्रेजों के सामने ही नहीं थी, अंग्रेजों से ही लड़ने में नहीं थी, आज की भी इस बाजारीकरण और भूमंडलीकरण में जो जड़, जंगल और ज़मीन की लड़ाई है वो हमारे सामने आती है, जिसमें बहुत पहले मेहरू सुन्ना परवेज कोरजा के रूप में लिख चुकी हैं और आज हाल फिलहाल में अल्पना मिश्र का अस्थि फूल जिस रूप में आता है, खुले गगन के तले मधु काकरिया उस समाज को लेकर आती हैं। उस पर भी आप अब पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे विचार कर सकते हैं कि इन लेखन को बाहर लाने के लिए उसने कितने क्षेत्रों में जाकर काम किया होगा। ग्रामीण जीवन, उस पर भी बहुत पहले मैत्रेयी पुष्पा लिख चुकी हैं। उनका चाक है, क्या कहते हैं, अलमा कबूतरी उसी से जुड़ा हुआ है, और उनके कई उपन्यास हैं जिसमें वो लेकर आती हैं। और ख़ुद उससे पहले कृष्णा सोवती जिन चरित्रों की, जिन स्त्री चरित्रों की बात करती हैं, चाहे वो जिंदगी नामा हो, चाहे मित्रों मरजानी हो, चाहे और जो उनके उपन्यास हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पंजाब की स्त्रियों के वो चरित्र हैं।
अगर वहाँ का लेखन करना है, पंजाब की स्त्रियों पर, वहाँ के जीवन पर अगर किसी को काम करना है तो बहुत कुछ उसको रिसर्च के रूप में, उसको शोध के रूप में, उसको वहाँ की ज़िंदगी के रूप में उस समय के आप कृष्णा सोबती के उपन्यासों से आज भी उस सामग्री, वो मटेरियल ले सकते हैं, जो उपन्यास ही नहीं, कहीं ना कहीं वहाँ का जीवन समाज भी जागृत है। बहुत अभी हाल फिलहाल में ग्रामीण समाज पर विषाद पर जुगनू वंदना राग का उपन्यास आया है। एक नए परिवेश में उन्होंने, एक नए रूप में उन्होंने जो दृष्टि अपनाई कि ग्रामीण समाज में जो वहाँ की मुश्किलें हैं, जो हालात हैं, जो किसानी समस्या है, उस पर वो विषाद पर जुगनू लेकर आती हैं। उसको भी आप इस रूप में देख सकते हैं। कॉर्पोरेट और फिल्मी सेक्टर के अंधेरे सच को उजागर करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें, चित्रा मुदगल का एक जमीन अपनी, जिसमें विज्ञापन की दुनिया के काले और अंधेरे सच निधि और अंकिता के रूप में आते हैं, और वहाँ वो किस रूप में महिलाओं की क्या स्थिति है, किस स्थितियों में वो काम करती हैं। वहाँ महत्वाकांक्षा के लिए एक स्त्री जो है वो अपने देह को औजार के रूप में, हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकती है, और दूसरी जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखती है लेकिन अपनी अस्मिता, अपनी देह को दांव पर नहीं लगाती है, और उस दोनों चरित्रों के अलग अलग परिणाम हमारे सामने आते। नरक दर नरक, जो खुद जो उस समय में महिलाएं जो स्टेनोग्राफर के रूप में या पीए के रूप में काम करती हैं, वो बहुत पहले वहाँ पर यारों के यार में स्टेनोग्राफर तमाशा के रूप में कृष्णा जी हमारे सामने रखती हैं, और मैं ममता कालिया का नरक दर नरक भी उस चीज़ को हमारे सामने लेकर आता। बेघर उपन्यास के रूप में जो पुरुषों के या स्त्रियों के मन में जो कुंठाएं, वो किस तरह से परिवार को या रिश्तों को, संबंधों की उसकी आदता, उसकी नमी, उसकी सत्यता को सोख लेती है, वो हम वहाँ पर देख सकते हैं। ममता जी का एक और उपन्यास है जो कॉर्पोरेट सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, कल्चर वल्चर। मोबाइल, क्षमा शर्मा का उपन्यास भी उसी रूप में है। पासवर्ड, यह खबर नहीं है, कमल कुमार के दोनों उपन्यास है जो उसी जगत को हमारे सामने लेकर आते हैं। अलका सरावगी का ब्रेक के बाद, जो उनके नहीं कुछ नहीं है या अन्य उपन्यासों की जो इतनी चर्चा रही है, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर को ब्रेक के बाद लेकर आती हैं। खाना बदोश ख्वाहिशें, जयंती का उपन्यास, इसको बहुत रूप में हमारे सामने लेकर आता। अनामिका जी का तिनका तिनके पास है, या शाल बंजी का मनीषा कुलश्रेष्ठ, वो उस कॉर्पोरेट सेक्टर के अलग अलग रूप हैं। थीम सबकी एक नहीं है, वो दुनिया है, वहाँ के सच्चाइयाँ, वहाँ की कड़वाहटें, वहाँ के सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, लेकिन सभी उपन्यासों में उसको अलग अलग एंगल से, कहीं दोहराव नहीं दिखाई देगा, कहीं वही चीज़ें नहीं है कि घूम फिर कर आ रही, नहीं, सबके अपने अलग एस्पेक्ट हैं, उसको उन्होंने इन उपन्यासों में लेकर हमारे सामने आए। और इसी तरह से पर्यावरण और जल संसाधन पर, जो कि महिलाओं का फील्ड नहीं माना जाता है कि ये इस पे तो समाज सेवा करने वाले या जो एक्टिविस्ट हैं वही लोग इस चीज़ को लेकर आते हैं, लेकिन नहीं, नाशिरा शर्मा कुइयाँ जान लेकर आती हैं, जहाँ पानी की समस्या पे चर्चा घर से लेकर बाहर तक महिलाएं उठाती हैं, उसके संरक्षण की चिंता, क्योंकि अगर पानी ना हो तो सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को ही होती है। तो वो पानी ना होने की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, उसको बहुत पहले उन्होंने भांप लिया और कुइयाँ जान के रूप में हमारे सामने रखा। शस्य का पता, ये भी क्षमा शर्मा का। पर्यावरण, दिल्ली के जो हम पीछे घुटन और जो हम इतनी चीज़ें कि हम रोज़ बिना सिगरेट पिए भी 10 सिगरेट का धुआं अपने अंदर निकल रहे हैं, उस चीज़ को बहुत पहले क्षमा शर्मा अपने उपन्यास में लेकर आती हैं। और शिक्षा व्यवस्था पर, जो हमारा ये जो संगठन ही है, जो हमारा ये ग्रुप ही है, जो समूह है, सहशिक्षा साचर्य, शिक्षा व्यवस्था की जो कुरीतियाँ हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो मठाधीशी चल रही है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो कमाने का जरिया बन गया है, यहाँ पर अब उस रूप में नहीं कि स्कूल कॉलेज खोलकर आप किसी को दे दें और लोगों को ज्ञान और ज्योति मिले, नहीं, वो कमाई का मोटा जरिया बन चुके हैं। दूसरा पार्ट क्षमा शर्मा का उपन्यास भी हमारे सामने आता है। स्वास्थ्य संबंधी, जो महिलाओं से जुड़े हुए बहुत पुराने मुद्दे हैं, शिक्षा के साथ उसका स्वास्थ्य, कुपोषण, महिलाओं की, इन सब चीज़ों पे बहुत पहले से ये चीज़ें उठती चली आई हैं, उस पर वो खुद लिख रही है कि कोई बात नहीं, जहाँ बच्चा जो है वो विकलांग है, जो बोल नहीं सकता, ठीक से खड़ा नहीं सकता, वो अलका सरावगी उस रूप में एक ममता उस बच्चे में किस रूप में उसको देखती है, किस रूप में उसको सजाने संवारने की कोशिश करती है। और कोई बात नहीं, जिस चीज़ से पुरुष भागता है, अगर ऐसी कोई औलाद, ऐसा कोई बच्चा परिवार में पैदा हो जाए तो सारा दोष वो अपनी पत्नी पर, सारा दोष वो औरत पर लगाकर उससे नकारने की कोशिश करता है, उस जिम्मेदारी से भागने की कोशिश, उसको कितने सहज अंदाज में, कितने सकारात्मक में, कोई बात नहीं,
जो चीज़ें हैं उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जो है उसको हम किस तरह से ठोस रूप में अपना जीवन हम आगे कर सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। इस रूप में एक माँ और बेटे का जो संघर्ष है वो इस रूप में आता है। स्वप्न पाश, सिजोफ्रेनिया, जो अपनी एक अलग कल्पना की दुनिया है कि एक बच्ची के साथ बचपन में कुछ घटना हो जाती है और तमाम जिंदगी उस नरक को भोगती है, लेकिन उसके बीच में भी वो किस रूप में देखती है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ अपने उपन्यास में लेकर आते। हिटलर मीराकांत का उपन्यास, जिसमें सफदरजंग में जो जले हुए लोगों का बाढ़, अगर आप वहाँ जाकर देखें तो आप 10 मिनट खड़े नहीं सकते, इतना शोध परक वहाँ की चीज़ों एक एक उघाड़ कर रेशा रेशा उस रूप में एक पात्र के द्वारा जो है मीराकांत लेकर आती हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि कितना उन्होंने मेहनत किया होगा और कितने दायरे मानवीयता के अमानवीयता के सारी चीज़ों को उन्होंने छुआ होगा, वो भी हमारे सामने आता है। वृद्ध विमर्श पे बहुत पहले कुसुम अंसल का जो विधवाओं पर उपन्यास है तापसी, जो वहाँ के आश्रमों में जो चीज़ें हैं महिलाओं को जो झेलनी पड़ती, जो दुराचार है, जो व्यभिचार है, जो अभी मुजफ्फरपुर का कांड हमारे सामने गुजरा है, या अन्य संस्थाओं को हम देख सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। गिली गुड्डू पूरा का पूरा वृद्ध, जो क्या कहते हैं चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है, पूरा वृद्ध विमर्श पे, दो बुजुर्गों के ऊपर ही उपन्यास है। उसके कथानक के द्वारा हम जो विडंबना हमारे समाज की, परिवार की, उसको बहुत बखूबी उन्होंने बहुत पहले ही व्यंजित कर दिया कि वो लक्षण उनको दिखने लगे, क्योंकि वो खुद भी एक सामाजिक कार्यकर्ता और इस तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। समय सरगम, कृष्णा सोबती खुद कहा जाता है कि अपने ही इर्द गिर्द उन्होंने इस चीज़ को रचा और किया, ये आप देख सकते हैं। किन्नर समाज पर कहानियाँ लिखी गई, या उपन्यास के बीच में एक पात्र किन्नर हो सकता है, लेकिन उसी को केंद्रीय मुद्दा बनाकर उसी के दुर्द और दर्द को, तकलीफ को, नाला सपारा बटे 203, जिसको कि 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, यह हमारे सामने चित्रा जी लेकर आती हैं और उस समाज के प्रति पूरी संवेदनशीलता से सोचने पे हमें मजबूर करती हैं, जिनको देखते ही हम अपने गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। उनके प्रति हमारी दृष्टि, उनके प्रति हमारी संवेदना कैसे बदल जाती है, उपन्यास उस रूप में बहुत सक्षम है। इस पे लेस्बियन संस्कृति जो है, समलैंगिकता, जिस पे बात करना भी, चाहे कानून ने कितने भी अधिकार दे दिए हों, लेकिन ये बात करना वर्जित है, जिस पे बहुत पहले गीतांजलि तिरोहित उपन्यास लेकर आती हैं। लिहाज छोटी सी कहानी में इस्मत चुगताई इस पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देती, जिसके लिए उनको कितने आक्षेप, कितने मुकदमे झेलने पड़े। लेकिन इन जैसे विषय पर भी, ये जो वर्जित विषय जिन पे बात करना मुमकिन नहीं है, उस पर हमारे स्त्री विमर्श की महिलाएं अपना उपन्यास लेकर आती है। महिला वेश्यावृत्ति, 10 वारे का पिंजरा, सेज पे संत की सलाम, आखिरी जो मधु काकरिया का है, उन पे हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बहुत हमारी चर्चा हो चुकी है। वेश्या, पुरुष वेश्यावृत्ति पे जीमेल एक्सप्रेस, जो अलका सिन्हा का उपन्यास है, जो उसमें उस समाज के अपने दुख दर्द हैं कि लड़कियों का ये रेप नहीं होता, लड़कियों के साथ ही बलात्कार नहीं होता, उन्हीं का ही शारीरिक शोषण नहीं होता, पुरुषों के, हमारे लड़कों के साथ भी ये समस्याएं घर से बाहर जुड़ी हुई हैं। या मजबूरी में, बार में, क्लब में लड़कियां अगर नौकरी करती हैं तो कुछ लड़के अपने घर की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कुछ महत्वाकांक्षाओं के लिए भी इस तरह के धंधे में आते हैं। ये बहुत अपने आप में एक जीवंत विषय है, जिस पे लिखना कोई इतना सहज और सरल नहीं था, लेकिन अलका जी हमारे सामने उसको लेकर आए। इसी तरह से इतिहास में भुला दी गई मल्लिका, जो एक विधवा ब्राह्मणी या सिर्फ भारतेंदु की प्रेमिका के रूप में उसका अलग अलग आख्यान मिलता, लेकिन जो उसका साहित्य के इतिहास में जो योगदान रहा उसको भुला दिया गया। उसको उस रूप में, उस चरित्र को आंखों के सामने बिल्कुल जीवंत कर देती हैं, और वो पूरा इतिहास भी चल रहा है, पूरा सामाजिक आंदोलन ही नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास भी उस रूप में चल रहा है, जिसको मनीषा कुलश्रेष्ठ अपने उपन्यास मल्लिका में लेकर आई। हसीनाबाद, जो गीताश्री का उपन्यास है, अभी बहुत हाल फिलहाल में ही आया है। इस उपन्यास के द्वारा हम वापस अपनी लोक संस्कृति की तरफ मुड़ते हैं, लोक के द्वारा मुड़ते हैं, एक शहर के बनते बिगड़ने के रूप में लोग क्या हैं, उनके पास कितना अपना आख्यान है, अपने कितनी बातें हैं, वहाँ तक गीतांजलि हमें ले जाती है। और इतना ही नहीं, बिल्कुल समापन पे मैं हूँ कि देश के बाहर बांग्लादेश पे बोरिशाइल्ला महुआ मांझी का उपन्यास, तिब्बती समस्या पे देशे जंपा निर्जा माधव का उपन्यास हमारे सामने बहुत पहले आ चुके हैं, जो भारत ही नहीं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी समस्याओं को भी सामने लेकर आते हैं। उतना उसके साथ वो जुड़ाव एक महसूस करते हैं। या ग्लोबलाइजेशन का है कि सारा
विश्व जो हमारा परिवार है तो उसकी समस्याएं भी हमारी हैं, उस पर दोनों लेखिकाओं ने बहुत मेहनत के साथ इस चीज़ को रखा है। और शैली की विविधता, तो जब इतने लंबे आख्यान में मैंने जो चीज़ें बताई, जितनी वैरायटी बताई है, शैली तो अपने आप जिस टॉपिक को, जिस विषय को हम उठाते हैं, जिस दुख दर्द को हम उठाते हैं, जिस समस्या को, भाषा अपने आप वैसा स्वरूप गढ़ लेती है। भाषा तो माध्यम ही है, वो तो हथियार ही है। और साहित्य में ये सारी की सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अतिरेक हर जगह है, अगर साहित्य में भी अतिरेक हो जाएगा तो वो जो है सहज ग्राह्य नहीं होगा। खाने में बिल्कुल वैसे जैसे नमक ज़्यादा हो जाए तो हम खा नहीं सकते, लेकिन उसके बिना भी सारहीन है, स्वादहीन है, रसहीन है। तो साहित्य में भी वो चीज़ें उसी अनुपात में अच्छी लगती हैं कि वो ग्रहण कर सकें, वो हम अपने जीवन में उतार सकें, उसको हम धारण कर सकें। जिसको सहज ही हम भोग रहे हैं, अगर वही हमें किसी और के रूप में मिल रहा है तो उसको स्वीकार करने में ज़्यादा आसानी होती है। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर कहूँगी कि अखंडता की सुरक्षा, जो जिस उत्तर आधुनिकता की हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ डिस्कोर्स हो चुका है, हर चीज़ का पाठ बदल चुका है। वहाँ पर साहित्य में दलित आदि साहित्य जितने हमने वर्गीकरण किए, पहले सिर्फ स्त्री विमर्श आए, लेकिन अब सारे विमर्श आ गए, लेकिन स्त्री ने उस दायरे को तोड़ दिया, उसके विमर्श में सारे विमर्श। वो अखंडता में न जीती है, न जीने देती है, न साहित्य में उसने अखंडता को रखा, उसने सबको बांध के रखा। सारी समस्याएं उसकी समस्याएं हैं, घर से लेकर देश दुनिया तक। इन विषयों की विविधता में जो मैंने आपको गिनवाया, वहाँ पर आप उन चीज़ों को देख सकती हैं कि स्त्री विमर्श के रूप में इस अखंडता को सुरक्षित रखे हुए कि उत्तर आधुनिकता के इस दौर में जहाँ खंड खंड रूप में प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि साहित्य को भी बांटकर देखने की संस्कृति चल पड़ी है, वहीं स्त्री विमर्श में आपको जहाँ विषयों की विविधता दिखाई देती है तो वहीं दूसरी ओर सबको साथ लेने की जिज्ञासा तो है। कोई कुछ छूट ना जाए, कोई रह ना जाए, उसकी चिंता भी वो बराबर कर रही है। और अंत में जो मेरा निष्कर्ष है कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्त्री 21वीं सदी का या समकालीन समय का स्त्री विमर्श जहाँ अपनी जमीन से जुड़ा होकर वैश्विक सरोकारों से अनभिज्ञ नहीं है, उसमें जड़ता का सर्वथा अभाव है, निरंतर गतिशील है, रचना की गतिशीलता में उत्साह है, विवेक है, विरोध से बचाए रखने की खुद की एक जिद है, एक शामिल उसमें उसकी जिज्ञासा है। वहाँ पर ही स्त्री विमर्श के रचना कर्म में अब अभी लगभग पूरी सदी की संभावनाओं का समावेश शेष है। रचनाकारों की कई पीढ़ियाँ लगातार सक्रिय हैं, जिनसे हमें और बहुत सारी रचनाएं जो है आपके सामने आएंगी और उस पर आगे हम फिर इसी तरह की कुछ चर्चाओं को एक नया मोड़, एक नया तराश, एक नई संभावना देंगे और एक मंच पर हम बैठकर अपने विचार मिलकर बांटकर साझा करेंगे, क्योंकि यह सहज जीवन है, इसमें सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। इसी रूप में मैं अपने जो है बात को समाप्त करती हूँ। अगर कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस लंबे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, इस लंबे पड़ाव में मैंने ज़्यादातर चीज़ों को समेटने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो फिर कभी मौका मिलेगा तो हम बैठकर इस पर बात करेंगे। और मैं इस रूप में अपने सह शिक्षा साहचर्य के परिवार को धन्यवाद देती कि उन्होंने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया और आप लोग जुड़े, सुना। कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ नाम छूट सकते हैं, कुछ उपन्यास मेरी दृष्टि से ओझिल हो सकते हैं, उस पर मैं फिर से काम करूंगी, फिर से अपनी एक बात रखने की कोशिश करूंगी और इस रूप में हम फिर एक बार मिलेंगे, जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार।